गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो पी ब्लॉक में कार्बन फैमिली पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जिसमें हमने कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में डिटेल पढ़ा था। क्लियर। आज का वीडियो होने वाला है कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। क्लियर। तो बच्चों चलो हेडिंग डालिए सबके सब, कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। क्लियर। चलो कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन में हम लोग 3 बेसिक कंपाउंड पर डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में उन तीनों के बारे में डिटेल दे रखा है। क्लियर। तो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे बच्चों, क्या हो गया इसको, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और इसको हम सिलिका भी बोलते हैं। बात एक ही है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका। क्लियर। दूसरा हम डिस्कस करेंगे सिलिकॉन्स, और तीसरा हम लोग डिस्कस करेंगे सिलिकेट्स, है ना बच्चों। तो देयर आर 3 कंपाउंड वी विल स्टडी इन दिस वीडियो। क्लियर। चलो अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, 95% ऑफ अर्थ क्रस्ट, बट जस्ट इंफॉर्मेशन, अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स, है ना। तो इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन, और अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है, सिलिकॉन। क्लियर। बस थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो चलो 1 बाय 1 हम इन सारे कंपाउंड का डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हेडिंग डालिए आप, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले को देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है SiO2। क्लियर। और बच्चों SiO2 में हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। अब आप बोलोगे SiO2 में sp3 हाइब्रिडेशन कैसे होगा, अभी बताता हूं किस तरह से होता है ना। और sp3 का मतलब बच्चों क्या होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है। चलो अब देखो, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड और सिलिका क्या होता है। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, जो सिलिका होता है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टलिन एज वेल एज एमोर्फस। ठीक है, तो इट इज एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म। ठीक है, एक फॉर्म है हमारी क्रिस्टलिन, ठीक है, और दूसरी फॉर्म है हमारी एमोर्फस। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, है ना, सिलिकॉन से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्रिस्टलिन फॉर्म कौन सी होती है, क्वार्ट्ज। जो वॉल क्लॉक होती है, आप देखना, है ना, दीवार घड़ी, उस पर लिखा होता है क्वार्ट्ज, तो पता चल जाएगा। तो क्वार्ट्ज इज ए सिलिका इन द क्रिस्टलिन फॉर्म। ठीक है। दूसरी होती है क्रिस्टोबेलाइट, और तीसरी होती है ट्रीडाइमाइट, है ना। नाम थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन बार बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट एंड ट्रीडामाइट। एमोर्फस कौन सी होती है, सिलिका जेल एंड केसल-गुर। ठीक है, तो ये 2 एमोर्फस और बाकी 3 क्रिस्टलिन। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब देखो, जो हमारी क्रिस्टलिन फॉर्म है वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकती है ऑन सुटेबल टेम्परेचर। देखते हैं। तो ऑल क्रिस्टलिन फॉर्म आर इंटर कन्वर्टेबल ऑन ऑल क्रिस्टलिन फॉर्म आर इंटरकन्वर्टेबल बाय सुटेबल टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो बस इतना ही देखना है। अच्छा, अगर हम सिलिका की फिजिकल स्टेट देखें तो बच्चों सिलिका क्या होता है, देखो, इट इज सॉलिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3D नेटवर्क में एग्जिस्ट करता है, 3 डायमेंशन नेटवर्क बनाता है। ठीक है। कोवैलेंट कंपाउंड होता है। और बच्चों कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होता है,
सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन इज सराउंडेड बाय, क्या होगा, सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम, 4 ऑक्सीजन एटम बाय टेट्राहेड्रल मैनर, टेट्राहेड्रल मैनर। अब तभी जाके sp3 बनेगा। यहां से देखने में sp3 नहीं लगता है, लेकिन जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको लगेगा वाह ये तो sp3 है ना। तो बच्चों क्या होता है, जो सिलिकॉन होता है वो चारों तरफ से ऑक्सीजन एटम से घिरा होता है, ठीक है। और कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं, 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं, इसीलिए टेट्राहेड्रल होता है, ठीक। अच्छा, एक और पॉइंट देखो, अगर आप इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इट इज जिएंट मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। हैविंग अल्टरनेट, कौन से बॉन्ड होते हैं, देखो इसमें SiO-Si बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। जब भी आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसमें हमेशा आपको कौन से टाइप के बॉन्ड मिलेंगे, SiO-Si बॉन्ड, ठीक। तो इट इज जिएंट मॉलिक्यूल हैविंग अल्टरनेट Si and Si bond to form a crystal structure, having alternate, दोबारा लिख रहा हूं मैं, alternate SiO-Si form 8 membered ring। तो जब इसका आप स्ट्रक्चर देखोगे, 3D स्ट्रक्चर देखोगे, तो इसमें बच्चों कौन से बॉन्ड देखेंगे, SiO-Si बॉन्ड देखेंगे, ये तो हो गया, ठीक है, अल्टरनेट। अब ये सारे अल्टरनेट बॉन्ड इस तरह से अरेंज होंगे कि आपको 8 मेंबर्ड रिंग बनती हुई दिखेंगे। तो कई सारी 8 मेंबर्ड रिंग आपस में ज्वाइंट होती है सिलिका के स्ट्रक्चर में। क्लियर, समझ में बात आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना बच्चों। तो चलो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम, इतना समझ में आ गया है ना। चलो अब देखो, तो जब हम सिलिका का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या करना है, सिलिका ऑक्सीजन सिलिका अल्टरनेट लगाने हैं, है ना। तो देखो बच्चों कैसे होता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ SiO2, ठीक। तो देखो बच्चों कैसे बनेगा, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, है ना, फिर ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन, है ना। आप देखो सिलिका के नीचे ऑक्सीजन, फिर इसके नीचे सिलिका, ये ऑक्सीजन ये सिलिका, फिर ऑक्सीजन, ये देखो जुड़ गया पूरा, ठीक है। इसी तरह OSi, ये O इधर Si, फिर O, है ना, इस तरह आएगा, फिर यहाँ O, फिर Si, फिर O, फिर Si, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा के पूरा एक 3D नेटवर्क बन जाता है इसमें, है ना ये। लेकिन बच्चों आपको किस तरह की बॉन्डिंग दिख रही है, देखो SiO-Si, 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 पूरे स्ट्रक्चर में आपको SiO-Si बॉन्डिंग दिखेगी। तो अब बच्चों जो हमारा सिलिकॉन है वो 4 ऑक्सीजन से सराउंडेड होता है, चाहे कोई भी सिलिकॉन आप देख रहे हो, ये सिलिकॉन देखो चारों तरफ से ऑक्सीजन से सराउंडेड होता है। इसीलिए इस सिलिकॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा होगा, sp3, और ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। अब जाके ये आपको दिख रहा होगा कि टेट्राहेड्रल कैसा है, समझ में बात आ रही है। तो इसी तरह आपको नेटवर्क बनाना है। अच्छा, फिर बात हुई थी 8 मेंबर। 8 मेंबर कैसा हुआ, देखो बच्चों ये लाइन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मेंबर्ड रिंग बनाती है, यानी अल्टरनेट SiO-Si बॉन्ड टू फॉर्म 8 मेंबर्ड रिंग। एक्चुअल में इसको ऐसे बनाया जाता है, देखिए जैसे बेंजीन आता है ना, बेंजीन, तो बेंजीन कैसे होता है, 6 मेंबर होता है। लेकिन आप यहां देखिए, यहां पर ऑक्सीजन लगा दीजिए, यहां पर इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसे, है ना। तो आपको समझ में आएगा कि ये 8 मेंबर्ड कैसे बनता है। तो जब आप इसको इस तरह देखोगे ना, तो दिस विल
शो 8 मेंबर्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और बीच में क्या है, सिलिकॉन, बीच में सिलिकॉन, बीच में सिलिकॉन, फिर इधर सिलिकॉन, इधर सिलिकॉन, इधर सिलिकॉन। तो 8 मेंबर दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ज्यादा हो गया, पूरा के पूरा इस तरह दिखता है सारा के सारा, है ना, इस तरह 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये पूरा के पूरा आपको ज्यादा हो गया मुझे लगता है ना, 8 मेंबर, हाँ ऐसा ही, नहीं ऐसा ही बनेगा एग्जैक्टली। ये पूरा फिर इधर से ज्वाइंट होगा, ये दूसरा इधर से ज्वाइंट होगा, तीसरा इधर से ज्वाइंट होगा, चौथा इधर से ज्वाइंट होगा, पांचवा इधर से ज्वाइंट होगा, ठीक है। तो आपको 8 मेंबर्ड रिंग इस तरह आपको दिख जाएगी। क्लियर, समझ में ये बात। तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। क्लियर, समझ में बात आ गई। चलो अच्छा, अब देखिए बच्चों, अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं, सॉरी सिलिका की बात करूं, तो सिलिका जनरली अनरिएक्टिव होता है ना। तो अब इसकी प्रॉपर्टी पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इट इज अनरिएक्टिव मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल नहीं, अनरिएक्टिव कंपाउंड, कंपाउंड्स। रीजन, जो सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो लगभग ज्यादा होती है, एंथैल्पी यानी इस बॉन्ड को तोड़ना काफी मुश्किल होता है, लगभग 386 किलो जूल पर मोल, थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है ना, मैं एग्जैक्ट देख लेता हूं कितना होता है, 368 किलो जूल पर मोल। तो इतनी बॉन्ड एंथैल्पी होने की वजह से ये जनरली किसी एसिड के साथ, किसी एल्कली के साथ और किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन नहीं करता, कुछ कंपाउंड को छोड़ के। तो वही पॉइंट में बताने वाला हूं, इट इज नॉन रिएक्टिव टूवर्ड्स वेरियस एल्कली, एसिड एंड हैलोजन, एक्सेप्ट कुछ के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ रिएक्शन करता है, देखो बच्चों, HF, इट रिएक्ट विद HF, इट रिएक्ट विद NaOH एंड इट रिएक्ट विद F2। देखो केवल इन तीनों के साथ ही रिएक्शन करता है। हेलोजन की कैटेगरी में F2 के साथ रिएक्शन करेगा, बेस की कैटेगरी में NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और एसिड की कैटेगरी में HF के साथ रिएक्शन करेगा। अब देखो SiO2 प्लस NaOH, 2 NaOH करो इसे, तो यहां पर बनता है बच्चों Na2SiO3 और साथ में H2। तो जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सोडियम सिलिकेट, इसका नाम है सोडियम सिलिकेट। क्लियर। अच्छा अब देखो SiO2 प्लस HF, तो 4HF लगाओ इसे, है ना, SiF4 प्लस 2H2, तो सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बनाता है और F2 के साथ भी रिएक्शन करेगा तो सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बनेगा, ऑक्सीजन को निकाल देगा। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड मोस्टली चीजों के लिए अनरिएक्टिव होता है, लेकिन इन तीनों के साथ रिएक्शन करके ये फ्लोराइड कंपाउंड और सिलिकेट कंपाउंड बनाते हैं। क्लियर, नोट करो फटाफट से। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं सिलिका के यूजेस की। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी में ये सब चीजें लिखनी है, थोड़ा उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना है और लास्ट में उसके यूजेस के बारे में बताना है। ठीक है, तो यूजेस है ना, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों क्वार्ट्ज का यूज। क्वार्ट्ज का यूज क्या है, क्वार्ट्ज यूज एज पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। अच्छा ये देखो नया वर्ड है यहाँ पे, पाइजो इलेक्ट्रिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल या पाइजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कौन से होते हैं। ठीक है, तो पहले इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो, तो पाइजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं या वो क्रिस्टल होते हैं जिन पर अगर हम मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करें, जिन पर अगर हम मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करें
तो इनके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में चेंजेस आता है। दिस टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। और बच्चों ऐसे जो मटेरियल होते हैं वो सिग्नल, जहां सिग्नल यूज होता है ना वहां काम आते हैं, जैसे टीवी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में, एक्यूरेट क्लॉक बनाने में, है ना, और मोबाइल कम्युनिकेशन में इनका यूज होता है। तो पहले डेफिनेशन लिख सकते हैं, देखो, these are the crystal in which on applying mechanical stress they change their electrical potential तो वो क्रिस्टल जिनका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेंज होता है ऑन अप्लाइंग मैकेनिकल स्ट्रेस, उनको हम बोलते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, ऐसा हम बोल सकते हैं ना। और ये क्वार्ट्ज बच्चों यही प्रॉपर्टी शो करता है, इसीलिए therefore they are used in making accurate clock, modern radio and TV broadcasting and मोबाइल कम्युनिकेशन है ना। तो इस तरह से इनका यूज होता है। और बच्चों जो सेंसर होते हैं ना, सेंसर बनाए जाते हैं वो भी क्वार्ट्ज से ही बनाए जाते हैं। तो सेंसर जहां यूज होते हैं वहां इनका ही यूज होता है पूरा। क्लियर हो गया? तो ये क्वार्ट्ज के यूज थे। दूसरा हमारा सिलिका जेल है ना, सिलिका जेल एमोर्फस फॉर्म होती है, उसका यूज क्या होता है? 3 जगह यूज होता है इसका। एक तो बच्चों ये एड्सॉर्बेंट यूज होता है, एड्सॉर्बेंट इन क्रोमेटोग्राफी। 12th वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि क्रोमेटोग्राफी में एड्सॉर्बेंट का क्या काम होता है। 11th वाले में अभी आगे आएगा क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, ठीक है। दूसरा, आपने कई बार बच्चों देखा होगा कि मोबाइल के अंदर जो मोबाइल जहां पैक होता है उसके अंदर एक छोटी सी पुड़िया आती है, या बहुत सारे पैकिंग मटेरियल के अंदर एक छोटी सी पुड़िया होती है, उस पुड़िया में सिलिका ही भरा होता है, यानी वो एज ए मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है, ठीक है। मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट इन पैकिंग मटेरियल। और बच्चों तीसरा यूज होता है इसका कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। क्लियर? ये 3 इसके यूज होते हैं। और तीसरा हमारे पास है केसल गुड़, KIE, केसल गुड़ का यूज है वाटर को प्यूरिफाई करने में, है ना। तो यूज्ड इन फिल्ट्रेशन प्लांट, तो वाटर प्यूरिफाई में भी काम आता है। क्लियर? तो ये बच्चों सिलिका के यूज थे, नोट करो जरा फटाफट से। चलो, तो सिलिका हमने कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों सिलिकॉन्स, ठीक है। चलो, तो पहला कंपाउंड हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए बच्चों सिलिकॉन्स, है ना। तो सिलिकॉन्स क्या होता है? पॉलीमर होते हैं एक्चुअल में। सिलिकॉन से भी बहुत सारे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। दूसरा कंपाउंड है सिलिकॉन्स, ठीक है बच्चों। अच्छा, सिलिकॉन्स जनरली क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। और हर पॉलीमर का क्या होता है? एक मोनोमर होता है।
वही मोनोमर रिपीट रिपीट हो गया क्या करता है, पॉलीमर बनाता है। तो पहला पॉइंट इसमें ये होगा, दे आर सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है, मेड अप ऑफ ए रिपीटिंग यूनिट R2SiON, मेड अप ऑफ ए R2SiON रिपीटिंग यूनिट, है ना, इसके बने होते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जो हमारा R2SiO होता है, अच्छा N मत लिखो, इसमें ज्यादा अच्छा रहेगा, बाद में लिखेंगे ना, R2SiO रिपीटिंग यूनिट, क्लियर। तो दे हैव, नेक्स्ट है, दे हैव मोनोमर R2SiO का N, ठीक है, इन विच, अब कनेक्ट कैसे होते हैं, देखो जैसे हमारे पास प्रोटीन है उसमें अमीनो एसिड मोनोमर होता है, कनेक्ट कैसे होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। इसी तरह जो सिलिकॉन है उनमें R2SiO यूनिट होती है, बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन कनेक्शन कैसे होता है, इन विच दे आर कनेक्टेड बाय SiO-Si बॉन्ड। देखो कनेक्शन SiO-Si बॉन्ड के थ्रू होगा, ध्यान रखना कौन से बॉन्ड होते हैं, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड, जैसे अभी सिलिकॉन में आपने पढ़ा था, ठीक है। इससे पिछले वाला कौन था हमारे पास, हाँ सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सिलिका में ऐसी बॉन्ड थी ना, तो इस पर भी ऐसी ही बॉन्ड होती है, क्लियर। अच्छा, जो हमारा R है, ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, द R में बी, या नेचर ऑफ R में बी मिथाइल हो सकता है बच्चों, या एराइल हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ केस में क्या मिलता है आपको, मिथाइल ही देखने को मिलता है। तो R को हम मिथाइल ही रखेंगे ऑलवेज, R इक्वल टू CH3, क्लियर। अच्छा, अब बात करते हैं इनके प्रिपरेशन के बारे में, है ना। तो प्रिपरेशन में थोड़ा सा बड़ा बोर्ड मुझे चाहिए होगा, उसी पर यूज करेंगे। चलो, बेसिक चीजें बस आपने देख ली है कि पॉलीमर होते हैं और R2SiO यूनिट होती है ना, और रिपीट होते हैं थ्रू SiO-Si बॉन्ड, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों कि ये बनते कैसे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले कहां से शुरुआत होती है, सबसे पहले शुरुआत में हम लेंगे CH3Cl, इसकी दो मॉलिक्यूल और Si, ऊपर रहेगा बच्चों कॉपर एज ए कैटलिस्ट पाउडर, और यहां रहेगा 573 केल्विन। जरूरी नहीं कि आपको टेम्परेचर एग्जैक्ट याद हो, ठीक है, बस कैटलिस्ट याद कर देना, कैटलिस्ट CO पाउडर, ठीक। तो अब क्या बनेगा बच्चों, देखो CH3 का होल ट्वाइस SiCl2, ऐसा आ गया, दोनों का होल ट्वाइस आ गया। इसका नाम है बच्चों डाइमिथाइल ड्राइक्लोरोसिलेन, SiLANE, सिलेन, क्लियर, ये बना। तो ये बन गया। अब देखो इस कंपाउंड का हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस, तो CH3 का होल ट्वाइस SiCl2, है ना। अब इसका करेंगे बच्चों हम हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस करेंगे जो तो Cl है उसकी जगह में क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल वाटर, तो -2HCl, तो क्या बनने वाला है अब हमारे पास CH3 का होल ट्वाइस SiOH का होल ट्वाइस। अब डाइहाइड्रोक्सी डाइमिथाइल सिलीन आ गया, क्लियर। अब बच्चों ये कंपाउंड क्या होगा, पॉलीमराइज होगा। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो रिटन इन SiO, ना ऐसा नहीं, OH CH3। देखो इस तरह इसको हम इस तरह इसको लिखा जा सकता है, दोनों OH, क्लियर। अब देखो ये कंपाउंड क्या होगा, पॉलीमराइज होगा। तो मैं यहां से चलाऊं इसको, हाँ ठीक रहेगा ना इधर से चलाते हैं, सही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये डाइहाइड्रोक्सी
डाई मिथाइल सिलेन है ये वाला, इसके हम n मॉलिक्यूल लेंगे और यहां करेंगे इसका बच्चों पॉलीमराइजेशन। तो जब दो कंपाउंड आपस में जुड़ेंगे तो OH 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 ऐसे आ जाएगा, है ना। एक कंपाउंड है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इसका मतलब जो OH और OH है वो आमने सामने आ जाएंगे। तो जब बच्चों OH और OH आमने सामने आ जाएंगे तो क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा और SiO SI बॉन्डिंग आ जाएगी, है ना। देखो OSI OSI इस तरह से, और ऊपर क्या हो जाएगा, CH3 आता रहेगा इस तरह से। समझ में आ रही बात, इस तरह से, ठीक। तो अब आपको दिख रहा होगा बच्चों कि इसमें देखो ये रिपीटिंग यूनिट है, तो ये पूरा के पूरा एक लीनियर पॉलीमर बन जाता है, नॉट क्रॉस लिंक है ना, लीनियर पॉलीमर। दिस इज सिलिकॉन, सिलिकॉन, ठीक है। तो SI देखो हमने क्या था, CH3 2SiO, CH3 2SiO ऐसा था ना सिलिकॉन में। R2SiO का रिपीटिंग हो रहा था, तो R2SiO रिपीट हो रही है, एक यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, इस तरह। समझ में आ रही बात, ठीक। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है सिलिकॉन को बनाने की। क्लियर हो गया बच्चों, नोट करो जरा फटाफट से, ठीक है। अच्छा, इस पर कई बार एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि ये पूछते हैं कि जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है उसको स्टॉप करने के लिए, यानी चेन की लेंथ को, जो चेन है उस लेंथ को ब्रेक करने के लिए आप किसका यूज करोगे। यानी पॉलीमर तो आप बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, भैया बंद भी तो करनी है पॉलीमराइजेशन, है ना, स्टॉप करनी है। तो यहां पे देखो एक कंपाउंड यूज होता है टू ब्रेक चेन और स्टॉप पॉलीमराइजेशन, ठीक है, यूजिंग ऑफ दिस कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, CH3 का होल थ्राइस SiCl, ये कंपाउंड यूज होता है, ठीक है बच्चों, यानी ट्राइमिथाइल क्लोरोसिलेन। और जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस तो करना ही पड़ेगा, तो ऐड करते हैं बच्चों हम ना, जब हमारे पास जो डाइक्लोरो डाइमिथाइल सेलेन होता है उसके साथ इसको ऐड करते हैं तो ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को रोक देता है बाद में जाके। तो जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये आपको दे देगा ऐसा कंपाउंड, यानी एक Cl के जगह में एक OH आ जाएगा। अब देखिए, सपोज हमारा पॉलीमर है SiO ये पॉलीमर है हमारा, ठीक है ना, ये पॉलीमर बनाने वाला है। अब देखो दूसरा मॉलिक्यूल यहां से जुड़ेगा, तीसरा यहां से जुड़ेगा, चौथा यहां से जुड़ेगा, तो पॉलीमर बनता जाएगा। लेकिन अगर जब हमने ये ऐड किया तो क्या होगा बच्चों, देखो OH Si CH3 एंड CH3 एंड CH3, तो यहां से ये निकल जाएगा, ठीक है, तो -H2O। तो अब क्या बनेगा, देखो ये देखिए, तो दूसरी साइड से क्या हो गया, 3 मॉलिक्यूल CH3 के लग गए, तो अब इधर फर्दर पॉलीमराइजेशन नहीं हो सकता है। तो कई बार ये सवाल आता है कि क्या हम इस मॉलिक्यूल को ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि पॉलीमराइजेशन को रोकने के लिए, यानी चेन की ग्रोथ को रोकने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में बात आ गई। तो ये था हमारे पास सिलिकॉन का फॉर्मेशन और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। क्लियर हो गया, ठीक है, नोट करो जरा फटाफट से। मैं पानी पी लेता हूं, है ना, गला सूख रहा, आज गर्मी ज्यादा हो गई। चलो भाई नोट करो फटाफट से, नोट करो, ठीक है। तो नोट कर लिया आपने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। चलो अब बात करते हैं सिलिकॉन के यूजेस की। यूजेस ऑफ सिलिकॉन, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आते हैं ना, यूजेस ऑफ सिलिकॉन पर।
अब देखिए बच्चों, जो भी पॉलीमर होता है ना, उसके यूज लगभग एक जैसे होते हैं। तो पॉलीमर है तो एक तो वाटर को रिपेल करेगा क्योंकि इसके पास मिथाइल ग्रुप है जो कि नॉन पोलर है, ठीक है। और जितने भी पॉलीमर होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं किसी एसिड के प्रति, एल्किल के प्रति, यानी केमिकल के प्रति जो है नॉन रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और इनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉलीमर के जैसे ही इनमें काम करती है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी सेम टू सेम आ जाएंगी। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ सिलिकॉन्स, ठीक है। पहला है, देखिए ये जो हमारे पास सिलिकॉन था उसमें 2 मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप ऊपर एक मिथाइल ग्रुप नीचे, यानी अगर चेन बढ़ती जाएगी तो इसके ऊपर और नीचे मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे। मिथाइल ग्रुप का नेचर नॉन पोलर होता है, मानते हो आप ना, नॉन पोलर नेचर होता है। और नॉन पोलर बच्चों वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, तो इसीलिए जो है ये जनरली गीला नहीं होता, यानी भीगता नहीं है। तो जहां आपको वाटर प्रूफिंग चाहिए वहां इसका यूज हो सकता है, ठीक। तो पहला यूज क्या हुआ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप, इट shows water repelling प्रॉपर्टी, ठीक है। एक तो वाटर रिपेलिंग प्रॉपर्टी होता है, ठीक। दूसरा, जो सिलिकॉन होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है किसी केमिकल के लिए जनरली, है ना। तो देखिए इट इज नॉन रिएक्टिव towards chemical and resistance to अरे क्या लिख रहा हूं मैं, रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन जनरली इसका नहीं होता है। तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज। तीसरी चीज, इसका जो थर्मल स्टेबिलिटी है ना, यानी हाई टेम्परेचर पर ये मेल्ट नहीं होता है, यानी हाई टेम्परेचर पर खराब नहीं होता है। तो इट हैज हाई थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। और थर्मल स्टेबिलिटी एंड हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, यहां पर हम यूजेस एंड प्रॉपर्टी दोनों चीजें साथ में चलाएंगे क्योंकि प्रॉपर्टी भी आ रही है ना, प्रॉपर्टी भी है, इन प्रॉपर्टी की वजह से इसके यूजेस भी आते हैं, सिर्फ दोनों चीजें साथ साथ। तो क्या क्या चीजें हमने पढ़ी, वाटर रिपेलिंग प्रॉपर्टी होती है ना, नॉन रिएक्टिव होता है केमिकल और ऑक्सीडेशन के लिए, है ना, हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, ठीक है। इस वजह से देखो इसका यूज कहां कहां होता है, इट इज यूज इन सीलेंट, जहां पर सील लगानी होती है। इट इज यूज एज ग्रीस जहां पर होता है, ठीक है। वाटर प्रूफिंग फैब्रिक, ठीक है। तो सीलेंट, ग्रीसेस, वाटर प्रूफिंग फैब्रिक में इसका यूज होता है, ठीक। अच्छा, पांचवा देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज बायोकंपैटिबल। इट इज बायोकंपैटिबल होता है। सो इट इज यूज्ड इन सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक इम्प्लांट्स, ठीक है। तो बहुत सारे सर्जिकल और कॉस्मेटिक इम्प्लांट जो है सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, सॉरी, है ना, क्योंकि ये बायोकंपैटिबल होता है, यानी कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ये नहीं दिखाता है। क्लियर हो रहा है, समझ में बात आ रही है। तो ये 5 पॉइंट फटाफट से नोट करो, प्रॉपर्टी एंड यूजेस दोनों आ गए यहां पर सिलिकॉन के, ठीक है भाई बच्चों। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब क्या रह गया इसमें, अब रह गया इसमें सिलिकेट्स, ठीक है। चलो भाई, सिलिकेट्स भी देख लेते हैं, नोट कर रहे हो फटाफट से, है ना।
तो नेक्स्ट हमारे पास है सिलिकेट्स। सिलिकेट्स सिलिकेट्स थर्ड वाला कंपाउंड, लास्ट कंपाउंड है ना। चलो फटाफट से हेडिंग डालो सिलिकेट्स। तीसरा सिलिकेट्स, ठीक है। अच्छा, जो सिलिकेट्स होते हैं उनका एक जनरल फॉर्मूला होता है, यानी हर सिलिकेट में वो चीज आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे, इट हैज जनरल फॉर्मूला, यानी जितने भी सिलिकेट है सब में एक यानी एक यूनिट आपको देखने को मिलेगी। तो इट हैज जनरल फॉर्मूला और यूनिट SiO4 का 4-। तो जितने भी सिलिकेट है, जितने भी सिलिकेट्स है, दे आर कंपोज्ड ऑफ ए बेसिक यूनिट, दे आर कंपोज्ड ऑफ बेसिक यूनिट नोन एज SiO4 4-। क्लियर। अच्छा, अब ये दिखती कैसे है, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर में बना देता हूं आपको। SI 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये देखो बच्चों, ऐसे दिखती है। सिलिकॉन बीच में है और 4 ऑक्सीजन चारों तरफ है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? टेट्राहेड्रल। क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट इसी पे आने वाला है, इन बेसिक यूनिट ऑफ सिलिकेट, ठीक है। सिलिकॉन एटम इज कनेक्ट विद 4 ऑक्सीजन एटम। ये तो है, सिलिकॉन एटम कनेक्ट विद द 4 ऑक्सीजन एटम इन टेट्राहेड्रल मैनर। ठीक है भाई, तो टेट्राहेड्रल तो बना रहा है, समझ में आ गया। अच्छा देखिए, अब देखो जो हमारे सिलिकेट्स हैं, अगर उनको मैं क्लासिफाई करूं, यानी कितने टाइप के सिलिकेट हो सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि ये जो यूनिट है, अलग अलग यूनिट, मतलब ये जो यूनिट है आपस में किस तरह से कनेक्ट है। भाई ऐसा भी सिलिकेट हो सकता है जिसमें केवल एक ही यूनिट हो, ऐसा सिलिकेट हो सकता है जिसमें 2 यूनिट हो, 3 यूनिट हो, 4 यूनिट हो। तो 2 यूनिट आपस में किस तरह से कनेक्ट है। तो जब बच्चों 2 या 2 से ज्यादा यूनिट आपस में कनेक्ट होती है तो वो ऑक्सीजन को शेयर करती है, यानी 2 यूनिट आपस में एक ऑक्सीजन को शेयर करेंगे, 3 यूनिट आपस में 2 ऑक्सीजन को शेयर करेंगे। डिपेंड करता है कि किस टाइप का सिलिकेट है ना। तो आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द टाइप ऑफ सिलिकेट, द टाइप ऑफ सिलिकेट्स इज डिपेंड्स ऑन the number of SiO4 minus unit shared। ठीक है भाई। तो जो हमारे अलग अलग टाइप के सिलिकेट्स हैं वो डिपेंड करेगा कि जो है कितनी नंबर ऑफ SI यूनिट शेयर्ड होती है, आपस में कंबाइंड होती है बाय ऑक्सीजन एटम। एक्चुअल में जो शेयर होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन एटम शेयर होता है। ठीक है। अच्छा देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, SI देखिए, तो एक यूनिट ये रही, एक यूनिट ये रही, 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट क्या कर रही है, यहां पर एक ऑक्सीजन को शेयर कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, यहां पे कॉमन हो गया। क्लियर। तो ये एक तरह का सिलिकेट हो गया ना, यहां पे माइनस नहीं आएगा, है ना। तो कुल मिला के इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, Si2O6, और कितने माइनस चार्ज है, 3 और 3 6 माइनस चार्ज। तो बच्चों इस तरह से कई सारी सिलिकेट यूनिट आपस में ऑक्सीजन को शेयर करती हैं। किसको शेयर करती है, ऑक्सीजन को शेयर करती है। हो सकता है कि 2 यूनिट के बीच में एक ऑक्सीजन शेयर हो सकता है कि 2 ऑक्सीजन शेयर हो सकता है कि 3 ऑक्सीजन शेयर हो, 4 ऑक्सीजन, चारों के चारों भी शेयर हो सकते हैं। ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इससे में आने वाला है, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हियर, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स shared between SiO4 unit to give type of silicates. ठीक है भाई। अब देखो कौन कौन से सिलिकेट्स होते हैं, देखो टाइप ऑफ सिलिकेट कौन से होते हैं, दे आर चेन सिलिकेट, दे कैन फॉर्म चेन सिलिकेट, दे कैन फॉर्म रिंग सिलिकेट, दे कैन फॉर्म 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स। यानी जब कई सारी यूनिट आपस में ऑक्सीजन एटम को शेयर करेगी, वो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो या तो वो चेन बनाएगी, या तो वो रिंग बनाएगी, या तो वो 3 डायमेंशनल सिलिकेट बनाएगी। क्लियर? तो इस तरह से हमारे अलग अलग टाइप के सिलिकेट बनते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, तो जरा नोट करो फटाफट से, है ना। अच्छा, जो हमारे पास सिलेबस में है उसमें केवल सिलिकॉन यानी सिलिकेट्स के बारे में है बस, बाकी रिंग सिलिकेट, चेन सिलिकेट, 3 डायमेंशनल सिलिकेट के बारे में नहीं है। फिर भी थोड़ा सा आपको मैं स्ट्रक्चर बता ही देता हूं, है ना। तो चलो पहले आप बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट्स। स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट, है ना, जैसा मैंने आपको बोला सिलिकेट किससे मिलकर बना होता है, SiO4 4-, है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Si इस तरह से लिख सकते हैं इसको, है ना। और ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब कितने माइनस होंगे, एक माइनस हर किसी के पास होगा, तो दिस विल फॉर्म टेट्राहेड्रल यूनिट है इस तरह से। ठीक है, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये कई बार ऐसा भी बना होता है। ठीक है भाई, इस तरह से, इस तरह से, तो यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन, बीच में ऑक्सीजन, है ना। अब देखो बच्चों 1 2 3 4, 4 तो ऑक्सीजन है, सिलिकॉन का है, सिलिकॉन जस्ट सेंटर में होता है इस तरह से, तो यानी ये जो डॉट है ये सिलिकॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये गोला है, ये वाला जो गोला है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, तो तीनों स्ट्रक्चर एक ही जैसे हैं। ठीक, तो माइनस कैसे लगेगा, 1 माइनस यहां, 1 माइनस यहां, 1 माइनस यहां, 1 माइनस यहां, हो गए 4 माइनस। क्लियर? समझ में बात आ रही है? तो इस तरह से एक सिलिकेट यूनिट आपस में बनती है। चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स। टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स, तो बच्चों जो टाइप्स ऑफ सिलिकेट है वो कैसे बनेंगे, जब 2 या 2 से ज्यादा सिलिकेट आपस में ऑक्सीजन को शेयर करेंगे। क्लियर? तो पहला हमारे पास सिलिकेट है ऑर्थो सिलिकेट। ऑर्थो सिलिकेट, ऑर्थो सिलिकेट में केवल एक ही यूनिट सिलिकेट होती है, इसमें कोई शेयरिंग नहीं होती है। जब एक ही होगी तो शेयर कैसे करेंगे? ठीक है, तो देयर इज ओनली 1 यूनिट ऑफ सिलिकेट। क्लियर? एक यूनिट सिलिकेट, तो ऑर्थो सिलिकेट हमारा कौन सा हुआ, ये वाला। ठीक, तो ऑर्थो सिलिकेट को हम कैसे लिख सकते हैं, SiO4N4-। ठीक है, अच्छा दूसरा सिलिकेट होता है हमारा पायरोसिलिकेट, CATES, पायरोसिलिकेट्स, है ना। 2 यूनिट, कौन सी, ये वाली, 2 यूनिट शेयर्ड 1 ऑक्सीजन। तो यहां पे बच्चों 2 यूनिट आपस में कनेक्ट होती है और उन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन एटम शेयर होता है। कैसे, देखो एक SiO4 ये रहा, और दूसरी हमने कैसे बनानी है, ये रही।
तो देखो ये एक यूनिट, ये एक यूनिट, लेकिन ऑक्सीजन क्या हुआ, दोनों में कॉमन होगा, तो कुल मिला के एक ऑक्सीजन कम हो गया, 3 इसके पास 3 इसके पास, 4 4 होने चाहिए थे, लेकिन एक दोनों ने शेयर कर लिया है ना। तो अब एक माइनस एक माइनस एक माइनस यहाँ रहेगा, एक माइनस एक माइनस एक माइनस यहाँ रहेगा, ठीक है। बीच वाले के पास कोई माइनस नहीं होगा क्योंकि इसके पास 2 बॉन्ड आ गए। तो अब इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो कैसे बनेगा, Si2O6 और 6 माइनस, इस तरह से इसका फॉर्मूला है ना, Si2O6 और 6 माइनस, 3 और 3 6, क्लियर। अच्छा देखिए, जनरली जो हमारे पास सिलिकेट है ना वो केवल माइनस की फॉर्म में नहीं होता, यहां पर एक और आयन यानी एक कैटायन होता है जो माइनस को न्यूट्रलाइज करता है ना। अगर आपने कंपाउंड का मतलब माइनस और प्लस, तो जरूरी नहीं कि केवल माइनस से माइनस हो, प्लस वाला चार्ज भी होता है जो कि कैटायन होता है और माइनस को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो यहां पर एक कंपाउंड है जिसका नाम है, पहले उसका फॉर्मूला लिख देते हैं, SC2SiO6। अच्छा ये मत लिखो, ये लिख लीजिए SC2 मतलब होता है स्कैंडियम। तो स्कैंडियम पर 3 पॉजिटिव होता है, तो 2 स्कैंडियम हो गया तो 6 पॉजिटिव हो गया, तो 6 नेगेटिव 6 पॉजिटिव मिलकर मॉलिक्यूल को क्या बनाते हैं, न्यूट्रल बनाते हैं। और इसका नाम है बच्चों थ्रोट विटाइड है, थोड़ा सा टिपिकल नाम है। अच्छा ऑर्थोसिलिकेट में एक और कंपाउंड है जिसका नाम है जिरकोन, ZIRCON, जिरकोन। तो यहां पर होता है ZrSiO4। तो ये जिरकोन किसका एग्जाम्पल है, ऑर्थोसिलिकेट का। थॉट विटाइड किसका एग्जाम्पल है, पायरोसिलिकेट का। इसी तरह बच्चों बहुत सारे सिलिकॉन है जो चेन सिलिकेट बनाते हैं और रिंग सिलिकेट बनाते हैं, ठीक है, और 3 डायमेंशन सिलिकेट बना। अच्छा अब बात करते हैं बच्चों लास्ट, जियोलाइट ZeoLite, जियोलाइट है ना। अच्छा जियोलाइट है क्या, बस थोड़ा सा इसके बारे में आपको क्या करना है, 2-4 लाइनें थ्योरी वाली लिखनी है और कुछ नहीं, ठीक। तो इट इज ए टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल सिलिकेट। ये भी एक सिलिकेट ही है, लेकिन कैसा सिलिकेट है, 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन विच सिलिकॉन एटम, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं इसके स्ट्रक्चर में, है ना। इन विच सिलिकॉन एटम, अच्छा सिलिकॉन एटम नहीं, सम सिलिकॉन एटम, इन विच सम सिलिकॉन एटम, भाई सिलिकेट के अंदर सिलिकॉन होता है, सम सिलिकॉन एटम आर रिप्लेस्ड बाय सम एल्यूमिनियम एटम। बस इतना ही फर्क है 3 डायमेंशन सिलिकेट में और जियोलाइट में। जियोलाइट में क्या होता है कि सिलिकॉन एटम, कुछ सिलिकॉन एटम एल्यूमिनियम के एटम के थ्रू रिप्लेस हो जाते हैं और उसको हम क्या बोलेंगे, जियोलाइट, ठीक। केमिकली इट इज कॉल्ड, केमिकली इट इज कॉल्ड एल्यूमिनोसिलिकेट। क्या बोलते हैं, एल्यूमिनोसिलिकेट्स, ये इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनोसिलिकेट्स, क्योंकि उसमें एल्यूमिनियम भी है और सिलिकॉन भी है ना, ठीक, ओके। अच्छा अगर इसका जनरल फॉर्मूला हम देखें, जनरल फॉर्मूला क्या, जियोलाइट का जो फॉर्मूला है, जियोलाइट स्ट्रक्चर वो है बच्चों हमारे पास NaAlSi2O6 एंड H2, NaAlSi2O6, ठीक है। अच्छा 2 और 3 5, हाँ सही है, ठीक। ये वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास किसका, जियोलाइट का, ठीक है। अच्छा देखो जो Si2O6 है वो माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज को जो है कुछ कैटायन न्यूट्रलाइज करेंगे,
ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे इन सिलिकेट्स नेगेटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड बाय कैटायंस, जैसे सोडियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम। ये तीन कैटायंस मेनली किसमें इन्वॉल्व होते हैं? जियोलाइट में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बस ये हमारे पास जियोलाइट है। क्लियर हो गया? अच्छा, जियोलाइट के यूजेस के बारे में कई बार क्वेश्चन आता है, जियोलाइट का यूज क्या होता है? तो तीन मेन यूज होते हैं जियोलाइट के। नंबर 1, जो जियोलाइट होता है वो एक आयन एक्सचेंज रेजिन की तरह काम करता है, क्योंकि बच्चों इसमें क्या होता है? छेद होते हैं, पोरस होता है ना। तो इन्हीं पोर की वजह से इसका यूज वाटर फिल्ट्रेशन में किया जाता है ना। तो एज आयन एक्सचेंज रेजिन इन वाटर प्यूरिफिकेशन, तो वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका यूज होता है। दूसरा, एक खास तरह का जियोलाइट होता है जिसका नाम है ZSM5। क्या है? ZSM5 इज ए टाइप ऑफ जियोलाइट यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल टू गैसोलीन। तो गैसोलीन में कन्वर्ट करता है एल्कोहल को। ठीक, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम आता है। और तीसरा, यूज्ड इन जियोलाइट है ना, ओनली जियोलाइट, जियोलाइट यूज्ड इन एज ए कैटलिस्ट, यूज्ड एज कैटलिस्ट लिखेंगे, कैटलिस्ट इन क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्रैकिंग मतलब बड़े हाइड्रोकार्बन को छोटे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना। तो कुल मिला के हमें बोल सकते हैं कि डीजल और पेट्रोल से क्या बनाना? एलपीजी बनाना है ना। तो डीजल और पेट्रोल में ज्यादा कार्बन होते हैं, एलपीजी में कम कार्बन होते हैं। तो क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो इसका यूज होता है क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में एंड एसोमराइजेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। बस, तो बच्चों जब हम किसी कार्बन का एसोमराइजेशन करेंगे तो फ्यूल की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होती है। आपने ऑक्टेन नंबर पढ़ा होगा शायद, तो वही कहानी है एसोमराइजेशन, है ना। तो ये तीन यूज हमारे पास हैं किसके? जियोलाइट के। क्लियर हो गया भाई? चलो, तो जियोलाइट के साथ साथ हमारा कार्बन फैमिली यानी ग्रुप 14 फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 15 पर। क्लियर? चलो, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टाटा, बाय बाय, नमस्ते।